नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पोल करवाया था तो उसमें जो अधिकांश परसेंटेज गया था वो ग्रामीण विकास शोध अनुसंधान पर गया था। तो मैं यहाँ पे ग्रामीण विकास शोध अनुसंधान या शोध प्रणालियाँ ये चैप्टर है आपका, और इससे संबंधित जो वन लीनियर क्वेश्चन हो सकता है उसको यहाँ पर मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो वैसे तो मुझे पहले इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ये चैप्टर ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा और आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ये चैप्टर देख रहे हैं कि यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगभग 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इसी चैप्टर से संबंधित है। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्योर रिसर्च या विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने बताया था विशुद्ध अनुसंधान का मतलब, हालांकि बताया नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। विशुद्ध अनुसंधान का मतलब होता है ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति, यानी कि अच्छा, बहुत लोग विशुद्ध का मतलब ये समझते हैं कि इसमें कोई त्रुटि है। शुद्ध का मतलब शुद्ध समझते हैं और विशुद्ध का मतलब कुछ गलत नहीं। विशुद्ध होता है जिसमें कोई भी, शुद्ध में कोई एरर हो भी सकता है, लेकिन विशुद्ध में दोस्तों कोई भी एरर नहीं होगा, दैट इज़ विशुद्ध। ठीक है, तो प्योर रिसर्च यहाँ पे आप देख सकते हैं, विशुद्ध का मतलब होता है प्योर रिसर्च। तो विशुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। ऐसे 4 ऑप्शन देगा वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे हिंट दे दिया है कि ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो वो विशुद्ध ज्ञान है। ठीक है, यानी कि मूल नियमों की खोज करना, ये भी विशुद्ध के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति, ये शब्द आप याद रखिए, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत होता है। ये आप नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में अभी डाल लीजिए। ठीक है, ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति प्योर रिसर्च यानी कि विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ये एग्ज़ाम में दोस्तों आना है। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, देखिए ग्रामीण परिवेश में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी देखने को मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशंस इसमें ज़्यादा हैं और इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स को मिला के ये सब्जेक्ट बना है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप समाजशास्त्र भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत समाजशास्त्र का भी हिस्सा है। ठीक है, समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आर्ट से संबंधित है, आर्ट साइंस से संबंधित है, वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको शायद यहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं, जैसे वस्तुनिष्ठता हो गया, ठीक है, स्वजाति केंद्रिता हो गया, इसके बाद में और भी उपकल्पना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जो शायद आपके शब्दकोश में ना हो, यानी कि थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के लिए आप जो इंग्लिश वर्जन होगा ग्रामीण परिवेश का, एक तरफ तो हिंदी होगा, हिंदी में क्वेश्चन पेपर होगा, और दूसरी साइड में इंग्लिश में भी पेपर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश का सहारा लेके चलना है। ठीक है, यहाँ से समझ में नहीं आया तो यही एक सब्जेक्ट है, यही एक टॉपिक है जिसमें आप तुरंत इंग्लिश की तरफ स्विच करना, और वहाँ से शायद आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चलिए बिना देरी के, बिना बात किए हुए बहुत ज़्यादा हम अपने कंटेंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को किसने नकारा। सामाजिक अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को किसने नकारा, तो डेल्थे ने नकारा। ये इन्होंने कहा कि यह सामाजिक अध्ययन है, इसको हम अपने अनुसार सोचते हैं। ठीक है, जो समाज की सोच है उसके अनुसार चलते हैं, लेके इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को नकारा। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब मूल्यांकन करना, संख्यात्मक प्रयोग करना और थोड़ा सा वहाँ पर निष्कर्ष निकालना, इसको इन्होंने नकारा। कौन थे, डेल्थे थे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी, तो कार्ल पियर्सन ने लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी, कार्ल पियर्सन ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है। स्वजाति केंद्रिता, पूर्वाग्रह और पक्षपात। ठीक है, वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है, स्वजाति केंद्रिता, पूर्वाग्रह, पक्षपात। देखिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, बहुत लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, जो हम लोग कहते नहीं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है, तो बहुत लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे वस्तुनिष्ठता का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप कोई भी काम कितने डेडिकेटली कर रहे हैं। जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कितने डेडिकेटेड हैं। ठीक है, बहुत नॉइज़ आ रहा है बाहर। तो
इस चीज़ के लिए आप कितने डेडिकेटेड हैं, आपकी वस्तुनिष्ठता कितनी है, मतलब उस वस्तु के प्रति, हालांकि यहाँ पे वस्तु नहीं है लेकिन एक पद है, उस पद के प्रति आप कितना निष्ठा रखते हैं, दैट इज़ वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो उसमें बाधक क्या है, स्वजाति केंद्रिता, पूर्वाग्रह और पक्षपात। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो मैंने वस्तुनिष्ठता बता दी, यहाँ पे हर एक शब्द को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, अगर किसी की हिंदी अच्छी होगी तो वो सारी चीज़ों को समझ सकता है, अदरवाइज़ मैंने बोला कि आप इंग्लिश की तरफ स्विच करना, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आसानी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो वास्तव में घटित हुआ क्या कहलाता है, तथ्य कहलाता है। जो वास्तव में घटित हुआ वो तथ्य कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं, फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं, तो वही तथ्य होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना एक नियमित शामिल एवं नियुक्ति शामिल है, यह कथन किसका है। फिर से एक हिंट देना चाहूँगा आपको, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना एवं नियुक्ति शामिल है, यह कथन किसका है, तो FN कर्लीजर का है। देखिए यहाँ पे इसको मुझे आपको याद कराने में एक टेक्निक बतानी है। देखिए क्या करना है, मुद्दा ये है दोस्तों कि ऐसे ऐसे डेफिनेशंस आपको इस चैप्टर में देखने को बहुत मिलेंगे। ठीक है, लगभग आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो लगभग 15-20 डेफिनेशंस ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर एक डेफिनेशन में एक कोड वर्ड छुपा होता है। हर एक डेफिनेशन में क्या करना है, आप डेफिनेशन तो याद नहीं करोगे, आप क्लास 8th 9th में तो हो नहीं कि आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट वैसे लिखना है जैसे आपकी बुक में है। आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको एक हिंट की ज़रूरत है। ठीक है, आपको जस्ट एक हिंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए मेरे अनुसार हिंट योजना हो सकता है। इस पार्टिकुलर लाइन में मेरे लिए जो आसान है, हो सकता है कि FN कर्लीजर, जैसे क्या करना है कि जिन्होंने बोला उनसे आप जो यहाँ पे हिंट बनाएंगे उसको कोरिलेट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा FN कर्लीजर, ठीक है, FN कर्लीजर, तो आप अपने अनुसार एक शब्द यहाँ से चुनेंगे। इस एक लाइन में आप अपने अनुसार, आप अपनी सुविधा के अनुसार एक शब्द चुनेंगे और उस शब्द को यहाँ से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, निमोनिक्स बनाएंगे, कोड बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे अनुसार हो सकता है कोड प्रारूप हो, योजना हो, संरचना हो, लेकिन आपके अनुसार जो होगा वो आपका होगा। मैं आपको यहाँ बता दूंगा, हो सकता है आपको यहाँ पे आसान लगे लेकिन वो भूल जाएगा, शब्द और कोड वर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना एवं नियुक्ति शामिल है, यह कथन FN कर्लीजर का है। आगे बढ़ते हैं। उपकल्पना के कौन से स्रोत हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस उपकल्पना के कौन से स्रोत हैं, तो सामान्य संस्कृति, व्यक्ति अनुभव और सादृश्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अनुसूची के प्रकार हैं, अवलोकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची। ये है टाइप ऑफ अनुसूची। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, इस चैप्टर में कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जो मेरा थ्योरी वाला पार्ट है, वहाँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ग्रामीण अनुसंधान। ठीक है, ये हमारा ई बुक है, अगर आप बाय करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मैंने अपने अनुसार लिखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट इसकी थ्योरी भी बना रखी है। ठीक है, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से, जो मैंने वहाँ पे आपको वन लीनियर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पे क्लास में लाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अदरवाइज़ वन लीनियर तो हम लोग कवर करेंगे। वन लीनियर में लगभग आपको 200 क्वेश्चन, 200-250 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जैसा होगा 150 क्वेश्चन तो हमने ग्रामीण विकास योजना एवं प्रबंधन से किया है, और लगभग 200 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो पहले हम वन लीनियर करेंगे, इसके बाद में थ्योरी करवा देंगे, और अगर आप कहेंगे तो थ्योरी करवा के इसके बाद में फिर आगे आपको वन लीनियर दिया जाएगा। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अपनी राय लिखिएगा। अगला क्वेश्चन था उपकल्पना के कौन से स्रोत थे, तो ये हो गया था। अगला क्वेश्चन है अनुसूची के प्रकार, ये भी हो गया था। केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है, तो मर्टन ने किया है। ठीक है, किसने किया है, मर्टन ने किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो स्पेंसर ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेंसर वाला जो पॉइंट है, काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। अब आप समाजशास्त्री भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, उतना मुझे डिटेल में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन नाम इनका मैंने सुन रखा है पहले भी। ठीक है, तो एकल अध्ययन पद्धति या फिर केस स्टडी मेथड जो है स्पेंसर ने किया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका अध्ययन माध्यिका द्वारा किया जाता है, तो गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, ये सारी चीज़ें क्या है, माध्यिका के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अगला है माध्य विचलन में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोष दूर करने के लिए किस
गणना किसकी गणना की जाती है? तो मानक विचलन की। ठीक है, माध्य विचलन में धनात्मक और ऋणात्मक दोष दूर करने के लिए मानक विचलन की गणना की जाती है। ये ग्रामीण शोध अनुसंधान का जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ से ये 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये जो आप देख रहे हैं मानक विचलन, इसके बाद में माध्यिका का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटा पढ़ के नहीं जाना है। लास्ट में थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया है, बहुलक वगैरह भी है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस नहीं करना। कुछ क्वेश्चंस ऐसा ही बनेगा, 1-2 क्वेश्चन का पैटर्न मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है सामाजिक घटनाक्रम से, व्यवहार तथा सामाजिक जीवन के विविध पक्ष से। तो वही सारी चीज़ें हैं, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत बृहद क्षेत्र है इसका। सामाजिक शोध विधि का संबंध किससे पाया जाता है? समाज में घट रही घटनाओं से, समाज में जो व्यवहार चल रहा है आदमी का एक दूसरे के प्रति, उसका शोध करते हैं, सामाजिक जीवन के विविध पक्ष से। ठीक है, अगला है कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक शोध विधि की विशेषता सांख्यिकीय विश्लेषण की कमी। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल कर रखा है। सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है, और ये है आपका सांख्यिकीय विश्लेषण की कमी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल करूँगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर आप चाहते हैं कि अलग से मैं इसकी थ्योरी करवा दूँ, अलग से मैं पूरा का पूरा चैप्टर कहानी की तरह आपको बताऊँ और समझाऊँ कि आपको एक्चुअल में किस चीज़ पर रिसर्च करना है। आपको क्या इसरो और नासा की तरह रिसर्च करना है किसी प्रोजेक्ट पे, या फिर आपको मैक्सवेल थ्योरम, गॉसेस थ्योरम पढ़ना है, या फिर आप समाज में घट रही घटनाओं को पढ़ना है? ठीक, मतलब रिसर्च एक्चुअल में होगा कहाँ, किस पॉइंट पे रिसर्च होगा, जानना ये ज़रूरी है। ठीक है, बस अगर आप ये समझ गए कि एक्चुअल में हम शोध किस विषय पे कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या एक सामाजिक शोध की विशेषता है? तो वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज, तथ्य एवं प्रमाणों का विश्लेषण, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक शोध विधि के विषय में कौन शामिल नहीं है? तो भूमि वितरण शामिल नहीं है। ठीक है, भूमि वितरण एक अलग टॉपिक है, ये सामाजिक शोध विधि का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक शोध विधि का व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? तो समस्या समाधान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन और निराकरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? सामाजिक शोध का व्यवहारिक उद्देश्य। अगला पॉइंट है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक परिदृश्य, गुणात्मक सूचनाएं। ओके, ये सारी चीज़ें आप एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही पा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, अगर कुछ इस टाइप से पॉजिटिविटी दे रखी है, जैसे विशेषता पूछ रहा है ना, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड खोजिएगा, और कहीं पे भी अगर आपको नेगेटिव वर्ड दिख रहा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो आपका ऑप्शन सही होगा, मतलब कुछ इस टाइप से। और लास्ट में भाई पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव है तो शायद आंसर वही होगा। ठीक है, और कुछ ऐसा दे रखा होगा, अगर 2-3 पॉजिटिव आपने देखा और लास्ट में ऊपर तो सभी लिखा हुआ है, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे भी आप करके आंसर पा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषता नहीं है, समस्या का चुनाव। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। तो भूतकाल के शोध से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। ऐतिहासिक का मतलब क्या है? भूतकाल, इतिहास हम पढ़ते हैं किस लिए? भूतकाल में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो वही है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध भूतकाल के शोध से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होता है? तो चिंतन पर आधारित नहीं होता। भैया वैज्ञानिक पद्धति आप अपना रहे हो तो वहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, रिसर्च करोगे, मूल्यांकन करोगे, कि वहाँ पे चिंता करोगे बैठ के, तो चिंतन एक अलग विषय है। यहाँ पे हम वैज्ञानिक पद्धति में हम चिंतन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वैज्ञानिक शोध पद्धति की क्या विशेषता नहीं है? भावनात्मकता। वही सारी चीज़ें हैं कि आप भावना में आके कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपके पास जो डेटा है उसी को रिसर्च करने के बाद में, उसी का विश्लेषण करने के बाद में एक आप रिजल्ट पे पहुंचेंगे। यहाँ पे भावना मायने नहीं रखती है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रीति रिवाज का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक परिवर्तन, विशिष्ट सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तुलना की बात हो रही है, तो तुलना में हम तुलना करते हैं ना कि यहाँ के रीति रिवाज में क्या अंतर है, शहर के रीति रिवाज में क्या अंतर है। तो जैसे हमने गांव और शहर की तुलना की, ऐसे ही ग्रामीण स्तर पर जो और तुलनाएं हो सकती हैं उसको हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। तो तुलना में हम रीति रिवाज ले सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन ले सकते हैं, विशिष्ट सामाजिक घटनाओं की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता है, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करनी होती है। तो ये इन्होंने गिन्सबर्ग ने बोला था इस चीज़ को। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे मैंने बता दिया, ये हैं जिन्होंने बोला, और यहाँ से आपको एक कोड पकड़ना है ताकि आप याद करने में
आपके लिए आसानी रहे। ठीक है। अगला है, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है तो क्या कहलाता है? निदर्शन कहलाता है। ये समझा देता हूँ मैं आपको। निदर्शन एक्चुअली में बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये 3 गांव हैं, ठीक है, आराम से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये 3 गांव हैं, इस गांव में भी कुछ लोग रहते हैं, इधर भी कुछ लोग रहते हैं, ये मैं निदर्शन समझा रहा हूँ। ठीक है। इधर भी कुछ लोग रहते हैं, इधर भी कुछ लोग रहते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में निदर्शन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ये 3 गांव हैं, 3 गांव में लोग रहते हैं और इनका एक क्या है, इनका एक प्रधान है, इनका भी एक प्रधान है और इस गांव का भी एक प्रधान है। ठीक है। कुछ रिसर्चर आए नासा से या फिर इसरो से, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इन्होंने गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जाकर सूचना इकट्ठा की, एक एक आदमी से जाके सूचना इकट्ठा की। यहाँ पे भी फिर यही रिसर्चर इस गांव में गया, यहाँ पे इसने भी यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति से मिला और डेटा कलेक्ट किया, और यहाँ भी गया, प्रत्येक व्यक्ति से मिला और डेटा कलेक्ट किया। ठीक है। एक एक आदमी से मिला और डेटा कलेक्ट किया। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक एक आदमी से मिलकर पूछने में, डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा। ठीक है। तो अभी ये रिसर्चर अगर इस गांव के प्रधान से मिल लेता है, ठीक है, अब इस गांव का जो प्रधान होगा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रधान के पास गांव की लिस्ट होती है जिसमें कई सारे डेटा पहले से मौजूद होते हैं। गांव में जितने व्यक्ति हैं उनके नाम होंगे, कौन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रधान के पास होती हैं। किसके पास कितना खेत है वो लेखपाल से जाके मिल लेगा। ठीक है। तो अगर ये जाके किसी व्यक्ति से मिल के गाँव की जो विशेषता है, गाँव के जो लोग हैं उनका डेटा वहाँ से प्राप्त कर लेता है, तो कितना कम टाइम लगा? बहुत कम टाइम लगा। ठीक है। एक एक व्यक्ति से नहीं मिलना पड़ेगा, तो कम टाइम में ही वो प्रधान से मिलेगा और लेखपाल से मिलेगा और एक अधिकारी से और मिलेगा और पूरा का पूरा डेटा जो है वो गांव का निकाल लेगा। ऐसे यहाँ गया, यहाँ पे भी इसने हेड से बात की, पूरे गांव का डेटा के बारे में उसने जानकारी प्राप्त कर ली। ऐसे यहाँ के हेड से मिला, पूरे गाँव के डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो अब आप बताइए कि एक एक व्यक्ति से मिलकर पूछना आसान है कि जो यहाँ पे हेड है उससे मिलकर डेटा निकालना आसान है? तो वही होता है निदर्शन। यानी कि निदर्शन का मतलब ये होता है कि आप देखिए, अब आप डेफिनेशन देखिए, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। ठीक है। अभी यहाँ से हमने कुछ इकाई निकाला, यहाँ पे मैं बता रहा था। अब यहाँ पे अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। इस इकाई में जैसे एक सैंपल यहाँ से निकाला और इस सैंपल में जितने यहाँ पे लोग थे उन सारों का सैंपल है। ठीक है। उनका सैंपल कंप्लीट, सब विशेषता इस एक में है, तो यहाँ से हमने वो डेटा निकाल लिया और वही हो गया निदर्शन। ठीक है। यही कहलाता है निदर्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निदर्शन शोध पद्धति का क्या गुण नहीं है? तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भाई वही सारी चीज़ें हैं कि एक सैंपल आपने निकाल लिया, कंप्लीट जानकारी आप उसी से ले लिया। ठीक है। वही होता है निदर्शन। यहाँ पे क्या है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कुछ इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। वो जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था वो एग्जाम्पल के लिए था दोस्तों। ठीक है। बाकी आई थिंक आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची में किस की विशेषताएं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है? तो अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अनुसूची में जो आप अवलोकन टॉपिक पढ़ेंगे, साक्षात्कार टॉपिक पढ़ेंगे और प्रश्नावली टॉपिक पढ़ेंगे, इन तीनों का गुण पाया जाता है किसमें? अनुसूची में। ठीक है। अनुसूची क्या होता है? विस्तृत डेटा होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की गई होती हैं, तो इसीलिए उसमें आपने जो अवलोकन किया, जो प्रश्नावली बनती है, जो साक्षात्कार होता है, वो सारे डेटा किस में होते हैं? अनुसूची में होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची की विशेषता क्या नहीं होती है? आंकड़ों का संकलन। इसमें से कौन सा अनुसूची का प्रकार नहीं है? जातीय अनुसूची। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है ये। अवलोकन की वैज्ञानिक पद्धति कौन सी पद्धति कहलाती है? तो ये कौन सी विधि कहलाती है? अवलोकन की वैज्ञानिक विधि कौन सी विधि कहलाती है? तो शास्त्रीय विधि कहलाती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन है। ठीक है। शास्त्रीय विधि, अवलोकन की वैज्ञानिक विधि को हम शास्त्रीय विधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का वर्गीकरण नहीं है? तो संरचित प्रश्नावली। ये क्या है? ये प्रश्नावली का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है। कौन प्रश्नावली प्रवृत्ति का गुण नहीं है? अपूर्ण सूचना। अब ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बस समझना है। जब आप चैप्टर पढ़े रहेंगे, मैंने बोला कि इसकी जो स्टोरी है, जब आपका पूरी स्टोरी पे कमांड होगा तब जाके कहीं ना कहीं आपका इस चैप्टर पे कमांड होगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हों आपको कि यार समझ में नहीं आया, सर क्या बोल के निकल गए, तो उसके लिए तो आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया शास्त्रीय विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके
आपके दिमाग पर डिपेंड करती हैं, आपके शब्दकोश पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि आपका इस चैप्टर पे कमांड कितना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब की गई? तो 1926 में की गई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत 1926 में की गई। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार या संस्था या समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो वैयक्तिक पद्धति कहलाती है। देखिए, अब वैयक्तिक का मतलब क्या है? पर्सनल, ठीक है। अगर आप समझ रहे होंगे तो वैयक्तिक का मतलब होता है पर्सनल, निजी, ठीक है। तो किसी एक सामाजिक इकाई, आप ध्यान दीजिएगा, एक सामाजिक इकाई एक व्यक्ति के बारे में या फिर एक परिवार के बारे में या एक संस्था के बारे में या एक समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन के बारे में वैयक्तिक, यानी कि एक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे एक कम, अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि संस्था में एक लोग थोड़ी होंगे। देखो यार, अगर हजारों संस्थाएं हैं तो उसमें से सिर्फ एक संस्था के बारे में अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो तो क्या हो गया? वो वैयक्तिक हो गया। हो सकता है कि वो संस्था आपकी हो, तो आप गए हैं उसमें रिसर्च करने, वो आपका वैयक्तिक हो गया, पर्सनल हो गया, निजी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है। ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है, ठीक है। यह विषय कौन से, एक सेकंड भाई, चलो, ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है, यह विषय कौन से अध्ययन से संबंधित है? आदर्शात्मक अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य निरपेक्ष एक कल्पना है यद्यपि वांछनीय है, यह कथन किसका है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मूल्य निरपेक्ष एक कल्पना है यद्यपि वांछनीय है। देखिए, निरपेक्ष आप नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप निरपेक्षता के साथ में, अब यहाँ पे मूल्य की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप अपने अनुसार काम करेंगे, ठीक है, निस्वार्थ होकर काम नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ यद्यपि वांछनीय है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है गाउल्डनर का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गाउल्डनर, ये शब्द आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल स्केल रेप्लिका किसे कहते हैं? तो पायलट सर्वेक्षण को कहते हैं। स्मॉल स्केल रेप्लिका पायलट सर्वेक्षण को बोलते हैं। अब पायलट सर्वेक्षण क्या होता है? पायलट सर्वेक्षण लघु एवं पूर्ण प्रदर्शन है। देखिए, कभी भी मिसाइल जब लॉन्च होती है तो पहले एक पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका पूरा का पूरा अध्ययन करते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम एक सैंपल लॉन्च करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या ये मिसाइल कंप्लीट वर्क कर रही है। अगर हाँ, ये सारी चीज़ें अगर प्रोसेस कंप्लीट रहता है, इसके बाद में हम जो मेन मिसाइल होता है उसको लॉन्च करते हैं। तो वही होता है एक पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? एक मिनी प्रोजेक्ट जो एक सैंपल होता है मेन प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो यही है एक सर्वेक्षण का लघु एवं पूर्ण प्रदर्शन है, मतलब कंप्लीट प्रदर्शन होगा लेकिन वो छोटा होगा, उससे छोटा होगा, बस एक सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं या देखते हैं, ठीक है, या सर्वेक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू हार्मोनी प्रयोग किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया। अब ये शब्द आपको याद रखना है, रॉबर्ट ओवेन, न्यू हार्मोनी, ठीक है। देव निदर्शन के बारे में लिखित पुस्तक लाइवलीहुड एवं पॉवर्टी के लेखक कौन है? तो अब ये देव निदर्शन तो चलो छोड़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये पुस्तक लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी, ये आप ध्यान रखिएगा, लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी के लेखक कौन है? तो आर्थर बाउल है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कौन सी संस्था है? तो 2-3 संस्थाएं हैं, एक संस्था नहीं है। तो ये 2-3 संस्थाएं आपको याद रखनी है जो कि सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित हैं। पहला है नेशनल सैंपल सर्वे, दूसरा है इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट और तीसरा है NCAER, ठीक है। तो 3 सर्वे हैं, 3 संस्था हैं जो कि सैंपल से संबंधित हैं। दैट इज़, पहला है नेशनल सैंपल सर्वे, दूसरा है इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट और तीसरा है NCAER। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, सहभागी अवलोकन से मिलती जुलती नई विधि ओवरहर्ड का वर्णन किसने किया? तो हैरिसन ने किया, ठीक है। किसने किया था? हैरिसन ने किया था। यहाँ पे हमने 42 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक, 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। तो जो 7 क्वेश्चन यहाँ से बच रहा है इसको मैं अगले सीरीज में उसमें मेंशन कर दूंगा, यानी कि अगले सीरीज में लगभग आप 50-60 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और नहीं भी होता है तो फाइनली आपको 200 क्वेश्चन करवाया जाएगा इस चैप्टर से, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका जो फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल बुक है, तो आप लोग अगर बाई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने कंप्लीट जानकारी दे रखी है। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।